7 जन्म होते हैं? कदाचित, गुणीजन तो ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद? उसके बाद क्या गोपा? उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानती, पर 7 घड़ी बाद क्या होगा ये जानती हूँ। अरे चन्ना, प्रणाम मजले राजा। ये रथ किसके लिए सजा रहे हैं? युवराज के लिए मजले राजा। विवाह के पश्चात देवी यशोधरा के साथ उनका नगर भ्रमण जो है। हाँ, नगर भ्रमण। तो फिर सारे नगर को उनके पराक्रम की स्मृति भी तो रहनी चाहिए। मैं समझा नहीं मजले राजा। अरे, युवराज ने अश्वमेघ के अश्व को पकड़कर कौशल नरेश को पराजित किया कि नहीं? जी। तो फिर कंठक के साथ उसी अश्वमेघ के अश्व को बांधना चाहिए या नहीं, जिससे युवराज की कीर्ति सारा शाक्य राज्य भी देखे। ये आपने खूब कहा मजले राजा। मैं शीघ्र ही अश्वमेघ का अश्व युवराज के रथ से जोड़ देता हूँ। शाक्यों के अश्व के साथ कौशल के अश्व को जोड़ प्रसन्नजीत के अपमान को जोड़ दिया है महाराज। प्रसन्नजीत का प्रसन्न रहना संभव ही नहीं। बड़ी मित्रता की मोहर लगाने चले थे युवराज से। ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए। हमारी मित्रता का चिन्ह। मित्रता? परंतु आप तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं मगध नरेश। हाँ, पर तुम विचारों में सारे भारतवर्ष के राजाओं से बड़े हो, और मेरी मित्रता तुम्हारे विचारों से है। इतने वर्षों में मैं राजनीति को सोमरस की तरह पी चुका हूं, किंतु तुम्हारी नीति ने मुझे चकित कर दिया। जब मैंने सुना कि तुमने प्रसन्नजीत जैसे विक्रमी सम्राट को युद्ध में पराजित कर दिया, तो मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु उससे भी अधिक अचरज मुझे तब हुआ जब मैंने ये सुना कि तुम युद्ध को रोकना चाहते थे, और तुमने युद्ध को रोक भी दिया। शत्रु से सारे हथियार भी ले लिए और शत्रु को अपना मित्र भी बना लिया। वाह! तो इसका श्रेय प्रसन्नजीत को भी देना चाहिए। उन्होंने भी अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए युद्ध विराम को सम्मति दी, अन्यथा और अधिक प्राण जा सकते थे। किंतु इससे भी अधिक सोचनीय बात हमने कल देखी। वैशाली की नगर वधू, सौंदर्य सम्राज्ञनी आम्रपाली खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करने हेतु आतुर थी, किंतु उसके मोहपाश में बंधना तो दूर, वो तुम्हें क्षणिक भर आकर्षित भी ना कर सके। इस आयु में इतना संयम! जो पहले से किसी और के वश में हो, वो दूसरों के वश में नहीं आता। सच्चे प्रेम के सामने क्षणिक आकर्षण सूर्य के सामने बादल के समान होता है महाराज, जो अधिक समय तक नहीं टिकता। युवराज, अजात शत्रु की जगह यदि तुम हमारे पुत्र होते। ये आपका बड़ापन है महाराज। युवराज,
जीवन में जब कभी भी सहायता की आवश्यकता पड़े, निसंकोच इस मगध नरेश को स्मरण कर लेना। शताय शुभम। तुम यहाँ क्यों आए माँ? ये पेड़ देख रहे हैं? ये महामाया है। महामाया? महामाया मेरी बड़ी भगिनी, तुम्हारी बड़ी बुआ, महाराज शुद्धोधन की पहली पत्नी और सिद्धार्थ की जन्मदायित्री। इसे प्रणाम करो। दीदी, ये यशोधरा है, तुम्हारे सिद्धार्थ की पत्नी। युवराज ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। क्योंकि वो स्वयं भी ये बात नहीं जानता। वो तो केवल ये जानता है कि मैं ही उसकी माँ। क्यों छिपाया आपने माँ? क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे। ऐसा क्या कारण था? असित मुनि की भविष्यवाणी। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा, किंतु महाराज उसे सम्राट बनाना चाहते थे। हमने उसे हर दुख से दूर रखा और ये बात भी छुपाई ताकि उसे दुख ना हो। आपने मुझे क्यों बताई? क्योंकि हमारे पश्चात उसका उत्तरदायित्व तुझ पर है यशोधरा। और कभी ये भेद खुल गया तो? यही भय तो हर सांस के साथ जीता है यशो। महादेवी, नगर भ्रमण की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे कौशल नरेश, आप खाली हाथ खड़े? ये लीजिए, इन फूलों को बरसाकर आप भी युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी यशोधरा की, राजकुमारी यशोधरा की, राजा द्रोणोदन, लगता है युवराज कपिल वस्तु के लोगों में अति प्रिय हैं, आपसे भी अधिक। सत्य कहा आपने। लोगों में विजेता ही पूजा जाता है, पराजित को तो होना ही मिलता है। अरे देखिए कौशल नरेश, देखिए युवराज के रथ को तो देखिए। आपने अपनी और युवराज की मित्रता की घनिष्ठता देखी। एक और उनका प्रिय अश्वकंठ और दूसरी ओर आपके यज्ञ का अश्व। राजकुमारी यशोधरा की। और
कोई आवश्यकता हो तो वर्ण कीजिए। प्रणाम। शाक्यों की कूटनीति देखी महाराज। आपको अपमानित करने हमारे अश्वमेघ के अश्व को अपने रथ से बांधकर हमें यह जताया जा रहा कि हमारे अश्वमेघ का अश्व अब उनके काबू में। आप पराजित हो और वो विजेता। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। यही बात है महाराज। विवाह मंडप में मैंने स्वयं महाराज शुद्धोधन को दूसरे शाक्य राजाओं से कहते सुना। हमने उसे विवाह का आमंत्रण दिया, परंतु उस आमंत्रण को स्वीकार कर लाचार होकर प्रसन्नजीत को कपिलवस्तु आना पड़ा। आपने हमारा दिया हुआ सम्मान देखा, परंतु होने वाला अपमान नहीं देखा। यदि ये बात सत्य है कि आप हमारे मित्र हैं, तो हमारे साथ द्वार पर खड़े हो हमारे अतिथियों का स्वागत है। इन फूलों से कीजिए। मित्रता की आड़ में इन्होंने मेरी पीठ पर वार किया है। अब इस अपमान का बदला तो शाक्यों को चुकाना ही है। अब हम घड़ी भर भी यहां नहीं रुक सकते। हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आप? बड़ी देर से सोच रहा हूं कि आपको हित चिंतक कहूं या हित शत्रु। आज अचानक आप विकल्पों की भाषा बोलने लगे। अभी अभी कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत को विदा करके आया हूं। बड़े अपमानित लग रहे थे। चलो अच्छा हुआ, जो समझाना था समझ गए। वैसे आप चाहते क्या हैं मचले राजा? जो मैं चाहता था वो तो हुआ नहीं, परंतु जो लोग चाहते हैं वो मैं होने नहीं दूंगा। खूब समझता हूं मैं आपकी कूटनीति को। पहले अश्वमेघ के घोड़े को रथ में बांधना, फिर कौशल नरेश प्रसन्नजीत को मेहमानों का स्वागत करने को कहना, और संघ सभा में महाराज शुद्धोधन के विरुद्ध राजाओं को उकसाना। आप महाराज के मित्रों को शत्रु बना रहे हैं। आप भी चौकन्ने रहे राजा दंडपानी। आप भी तो महाराज के मित्र होने का दावा करते हैं, परंतु आपको शत्रु प्रमाणित करने में देरी ना होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? सांप की भांति आपके दांत नुकीले तो नहीं, परंतु विष तो उनमें भी भरा है। असत्य बोल के आपने भी युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजी थी। राजा द्रोणोदन! क्रोधित ना हो राजा दंडपानी। वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते हैं। आपकी दृष्टि भी शाक्य सिंहासन पर है और मेरी भी। कहा ना, वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते हैं। राजा दंडपानी, कुछ और दिनों के लिए रुक जाइए। वैसे भी संघ सभा में आपको उपस्थित होना ही है। महाराज सत्य कह रहे हैं राजा दंडपानी। मत प्रदर्शन जो है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। आपका मत हमारे लिए बहुमूल्य है। अमिता दीदी, आप भी अकेले देवता जाके क्या करेंगी?
यशोधरा भी यही है और भैया भी संग सभा के लिए रुक रहे हैं। आप भी रुक जाओ ना। हाँ माँ, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, शाक्य सभा के बाद चले जाना। वैसे पुत्री के ससुराल ठहरते नहीं हैं, परंतु ये तो आपका मायका भी है, रह भी लोगी तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो मेरा मायका है ही, पर अब ये तुम्हारा ससुराल है, तो बताओ गोपा, कैसे रोकोगी मुझे? हाँ हाँ, अमिता दीदी अब एक रिश्ते में तुम्हारी बुआ सास भी हूँ, बताओ कैसे रोकोगी? अमिता बुआ जी, आपसे विनती है, जब आप इतने दिनों बाद विवाह में आई हैं, तो कुछ दिन और रुक जाओ, जिससे इस नई वधू को आपकी सेवा का अवसर मिले। अब आप इतना आग्रह कर रही हैं नई वधू, तो हम रुक जाते हैं। देख लो, बस कहने की देर थी ना, हमने इतना कहा, हमारी एक नहीं सुनी, पुत्री के कहते ही चरण रुक गए। ये इस समय कौन आया है? कमु का देखो कौन आया। जी महाराज। प्रणाम महाराज। मोहिनी इस समय? कहो क्या बात है? क्षमा करें महाराज, जो इस समय आना पड़ा। विवाह के पश्चात राजमहल से सारी गणिकाएं रंग महल में आ चुकी हैं, परंतु महाराज कंचनी अभी तक नहीं लौटी। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो कहीं नहीं मिली। क्या किसी ने कंचनी को राजमहल में कहीं देखा है? नहीं महाराज। जी महाराज, मेहंदी की रात को मैंने कंचनी को राजकुमारी यशोधरा के कक्ष से बाहर आते देखा था। हाँ, वो मुझसे मिली थी। तुम्हारा संदेश मिलने पर जब मैं तुमसे तालाब पर मिलने जा रही थी, तब कंचनी ने ही मुझे रोका था कि युवराज कुमारों के साथ चौसर खेल रहे हैं और हल्दी के पश्चात महल से बाहर जाना मना है। पर मैंने तो तुम्हें तालाब पर बुलाया नहीं था। तो फिर कामुका ने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने मुझे तालाब पर मिलने बुलाया है? पिताजी, मैंने तो कामुका से ऐसा कुछ नहीं कहा। कामुका, क्या तुमने ये संदेश यशोधरा को दिया था? हाँ महाराज। किसके कहने पर दिया था? बताओ कामुका, किसके कहने पर किया तुमने ऐसा? बताओ। कंचनी,